हेलो एवरीवन। आज है हमारा ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का 54 पेपर सेट्स में से 15वां पेपर सेट, जो कि है यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 का। डेट है 4 नवंबर 2020 का। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं कि वीडियो क्वालिटी अपलोड करते ही थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो उसको सही करने के लिए आप अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी सही कर लो, उसके बाद देखना। तो फर्स्ट में ही यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए सहायक व्यवहार के वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग है संरचना बनाना, विद्यार्थी मतों का प्रयोग करना और परीक्षण करना। ठीक है, संरचना बनाना, विद्यार्थी मतों का प्रयोग करना और परीक्षण करना। बोरिश के अनुसार बेहतर शिक्षक के लिए 5 मुख्य व्यवहार हैं, जो पाठ्यक्रम स्पष्टता, अनुदेशात्मक विविधता, शिक्षक कार्य अभिविन्यास, अधिगम प्रक्रिया में व्यस्तता और विद्यार्थी सफल दर। और इन मुख्य व्यवहारों से संबंधित 5 सहायक व्यवहार हैं। ये हैं विद्यार्थी मत का प्रयोग, संरचना बनाना, प्रश्न पूछना, परीक्षण करना तथा शिक्षक का प्रभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में है शिक्षण के कौन से कार्यकलाप उसके अनन्यो क्रिया चरण से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसमें है प्रश्नों के साथ विकिरणित विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, फिर है प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना और यदि आवश्यक हो तो परीक्षण करना, एंड विद्यार्थी के कार्यों को प्रेषित एवं उनकी निगरानी करना। तो इसकी व्याख्या में है शिक्षण के कार्यकलाप को जिन चरणों में विभाजित किया गया है वो है पूर्व सक्रियात्मक चरण, अंतर सक्रियात्मक चरण, उत्तर सक्रियात्मक चरण। सभी चरणों में शिक्षण प्रक्रिया के अपने अपने कार्य निर्धारित होते हैं और अंतर सक्रियात्मक चरण नेक्स्ट जो पद दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग होती है। यह है कक्षा का आकार, अधिगमकर्ता को जानना। अब इस पद में अध्यापक शिक्षण के प्रक्रिया के कार्यकलाप ये है प्रश्न के साथ विकरण, विषय वस्तु का चुनाव और प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन, विद्यार्थियों के कार्य को प्रेषित करना एवं उन पर ध्यान देना। कुल मिला के इसमें 3 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया है। ये 3 तरह के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। यह शिक्षण के कार्यकलापों के चरण, फिर है जो शिक्षण के चरण होते हैं उसके निर्धारित अंतर कौन किस किस क्रिया से होते हैं। तो कक्षा के आकार और अधिगमकर्ता को जानना, इसका अंतर होता है। और जो शिक्षण ये है अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के जो कार्यकलाप हैं, तो फिर उनको भी दिया गया है। क्रियाकलाप क्या के कारण क्या होता है, तो ये भी 3 पॉइंट से क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगमकर्ता के ज्ञान के अनुक्रम में किस प्रकार का अधिगम नियम अधिगम के तुरंत बाद आता है। तो इसका आंसर होगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। कौन से के तुरंत बाद आता है, तो ये है कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद, मतलब संप्रत्यय अधिगम के पास। तो गेने के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बताया है कि 8 प्रकार के अनुक्रम अधिगम होते हैं। तो ये 8 प्रकार के गेने के अकॉर्डिंग कौन कौन से अधिगम है। यह संकेत अधिगम, SR अधिगम, श्रृंखला अधिगम, मौखिक सहयोगी अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या निदान अधिगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस मापनी में वर्गीकरण तथा क्रम दोनों गुण उपस्थित होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्रमिक, ऑर्डिनल। इसके अकॉर्डिंग मापनी तथा उसके गुण जो है वो निम्न है। कौन कौन से हैं। नामिक मापनी का गुण वर्गीकरण है, क्रमिक मापनी का गुण भी वर्गीकरण और क्रम है, अंतराल मापनी का गुण वर्गीकरण, क्रम और समान इकाई है, अनुपात मापनी का गुण वर्गीकरण, क्रम, समान इकाई तथा निरपेक्ष शून्य है। तो ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है कथन
1 और कथन 2। कथन 1 क्या कहता है? कक्षा शिक्षण में आई सीटी हस्तक्षेप का उद्देश्य परिणामों को प्रोन्नति करना तथा उन्हें अधिकतम बनाना है। बिल्कुल सही है। फिर क्या है दूसरा? यहां पर है स्वयं तथा मोक्ष आदि जैसी अधिकतर ऑनलाइन विधियों में रूढ़िवादी शिक्षण अधिगम प्रणाली के अनुभवी अनुपूरक बनाने की संभावना होती है। तो ये दोनों ही जो कथन है वो कहीं ना कहीं सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है रीजन और असर्शन दिया है। पहले असर्शन को देखते हैं। ये है शोध आचार संहिता सत्य एवं समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर होने के लिए उचित एवं प्रमाणिक प्रक्रियाओं का प्रयोग की आवश्यकता पर बल देता है। ये बिल्कुल सही है। और शोध की विश्वसनीयता न केवल एक वरीयतापूर्ण लक्ष्य है अपितु मानवीय लक्ष्यों में उत्कृष्टता हेतु पूर्वापेक्षा है। तो ये दोनों ही सही है। अगर किसी को स्लो लग रहा है तो वो अपनी स्पीड तेज कर लेना अपने फ़ोन की। आपके हाथ में सारे फ़ोन की कमांड है, आप कैसे भी स्पीड में सुन सकते हैं, साफ करके सुन सकते हैं, स्लो सुन सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। सारे फंक्शंस आपके हाथ में हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। और हाँ, एक बात और, जिसके काम की है वीडियो तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपनी फैमिली का हिस्सा बने। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो हम सही आंसर पर पहुंचते हैं सीधे। सूची 1 है निर्जातीय वर्णन। तो लोगों के उस समूह की संस्कृति क्या है? लोगों के उस समूह की संस्कृति क्या है? तो ये आएगा निर्जातीय वर्णन। फिर आता है उस घटना का मेरा अनुभव क्या है? तो ये होगी स्वानुभूति। स्वानुभूति क्या है? उस घटना का मेरा अनुभव क्या है? फिर है घटना क्रिया विज्ञान। उन लोगों के लिए उस घटना की क्या संरचना तथा सार है? तो इसके अकॉर्डिंग आएगी घटना क्रिया विज्ञान। आरती बज गई, जाओ। फिर क्या है? प्रतीकात्मक अन्याय क्रियावाद। प्रतीकात्मक अन्याय क्रियावाद। कौन से प्रतीकों एवं समाज के सामान्य समुच्चय जो लोगों की अन्योन्य क्रिया को अर्थ देने के लिए उभरे हैं? ठीक है, ये है प्रतीकात्मक अनन्य क्रियावाद। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एक महाविद्यालय के अध्यापक की कक्षा में देर से आने वालों को समस्या का समाधान करने की मंशा है। उस संदर्भ में किस प्रकार की प्रतिचयन प्रक्रिया उचित होगी? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा सप्रयोजन प्रतिचयन, पर्पसिव सैंपलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्रियात्मक अनुसंधान में समीक्षात्मक सर्वेक्षण के चरण के दौरान कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं? तो इसके अकॉर्डिंग होगा आंसर नंबर ए, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग है परिस्थितियों के तथ्यों का वर्णन और परिस्थितियों के तथ्यों की व्याख्या करना। परिस्थितियों के तथ्यों का वर्णन और उनकी व्याख्या करना। फिर से ये घूम फिर के वही क्वेश्चन आया, लास्ट पेपर सेट में भी था। नियोजन, चिंतन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान का जो चक्रीय प्रक्रम है वो इसके अकॉर्डिंग वो आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 है एक शिक्षक अभिभावकों, और हाँ, जिसको पिक्चर क्वालिटी सही ना लगे तो भी इसकी टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसमें आप ज्वाइन कर लेना, उसमें ये सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी आपको। एक शिक्षक अभिभावकों की शैक्षणिक स्थिति तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहता है। इस अध्ययन के लिए कौन सी अनुसंधान विधि उचित मानी जाएगी? आंसर होगा कार्योत्तर विधि, एक्सपोर्ट फैक्टो मेथड। एक्सपोर्ट फैक्टो मेथड, कार्योत्तर विधि। नेक्स्ट है कक्षा संप्रेषण में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा संप्रेषण में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विभिन्न तरीकों से संदेश की बार बार पुनरावृत्ति। विभिन्न तरीकों से संदेश की बार बार पुनरावृत्ति।
नेक्स्ट है कक्षा संप्रेषण में निम्नलिखित में से क्या शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। कक्षा संप्रेषण में निम्नलिखित में से क्या शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सी के अकॉर्डिंग औपचारिक व्याख्यान देना, अनौपचारिक चर्चाएं और व्याख्या करना। क्या है? औपचारिक व्याख्या देना, अनौपचारिक चर्चाएं और व्याख्या करना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहता है अभिकथन और तर्क। अभिकथन है शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए संप्रेषण बाधाओं को कम करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब है चूंकि संप्रेषण एक जटिल प्रक्रिया है, नियमित प्रतिपुष्टि विश्लेषण इस दृष्टि से आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। ये दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। संप्रेषण प्रणालियों के विकासकर्ताओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो काल भी बहुत बहुत बार पूछ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर बी राइट। बी के अकॉर्डिंग है सुमेरियन, रोमन, चीनी, जर्मन और सॉरी सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया मैंने। सुमेरियन, चीनी, रोमन, ब्रिटिश और जर्मन। सुमेरियन, चीनी, रोमन, ब्रिटिश और जर्मन। क्योंकि एनटीए ने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी को माना है, लेकिन कहीं कहीं ये जो सीक्वेंस है ये अलग भी होता है जो कि इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि ये कूट सही नहीं है, लेकिन एनटीए के द्वारा ये कूट सही माना गया, तो ऑब्वियसली वो तो वही मानेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20 के अकॉर्डिंग है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है संप्रेषण विधि और उसका विवरण। संप्रेषण की विधि है प्रचार, इसका है गैर वाणिज्यिक संवर्धन, दुष्प्रचार, सह संप्रेषण, विज्ञापन, पैड मैसेज और जनसंपर्क, यह है प्रतिष्ठा प्रबंधन। नेक्स्ट है कथन और दूसरा कथन। यह संभव है कि किसी गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर में मंगलवार की संख्या 53 हो। मंगलवार की संख्या जो है वो 53 हो। तो ये कथन सही है। और क्या है? किसी गैर अधिवर्ष में प्रत्येक दिन 54 बार आते हैं और एक अतिरिक्त दिन होता है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। एक गैर अधिवर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होते हैं। अतः यदि किसी गैर अधिवर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो यह संभव है कि किसी गैर अधिवर्ष में मंगलवार की संख्या 53 हो। एक अधिवर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कविता ने 8 मकड़ियां प्रत्येक 8 पैरों वाली और भृंग प्रत्येक 6 पैरों वाले एकत्रित किए। जब उसने पैरों की गिनती की तो पाया कि कुल संख्या 54 थी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर डी। डी के अकॉर्डिंग बी और सी इसका सही आंसर होगा। बी में है उसने 3 मकड़ियां एकत्रित की और सी में है उसने 5 भ्रंग एकत्रित की। इसको आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। निम्नलिखित अंक को क्रम को पूरा करें। 2, 5, 9, 19, 37, तो अगला 75 होगा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन नंबर। ये भी आपका ऐसा ही है। 2 और 3 बजे के बीच किसी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई किस समय एक साथ होंगी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट है 7 क्रमिक संख्याओं का अनुपात औसत 33 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो ये भी देख लेना। नेक्स्ट है 26। न्याय दर्शन में न्याय वाक्य का दूसरा अवयव आधार वाक्य की स्थापना के लिए तर्क देता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा हेतु। न्याय दर्शन में न्याय वाक्य का दूसरा अवयव आधार वाक्य की स्थापना के लिए तर्क देता है कि दूसरा भी आना चाहिए। ठीक है, न्याय दर्शन में न्याय वाक्य का दूसरा अवयव आधार वाक्य की स्थापना के लिए तर्क देता है, जिसमें वो तर्क दिया जाए कि हाँ, तो वो कहलाएगा हेतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। आकाश
कुसुम सुगंधित है क्योंकि यह कमल है। उदाहरण के लिए जो भी कमल होता है वह सुगंधित होता है। उसे किसी तालाब में उगने वाला कमल। इस तर्क में निम्नलिखित में से किस हेतुभाव का उल्लेख किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, आश्रय सिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हेतुभाव भी जरूर से याद करके जाना क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कभी कोई सा हेतुभाव पूछ लेते हैं, कभी कोई सा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है असिद्ध। असिद्ध क्या है? यह असिद्ध हेतु का हेतुभाव है, उसे असिद्ध कहा जाएगा। स्वाभिचार, स्वभिचार, ये क्या? यह अनित हेतु का हेतुभाव है, स्वाभिचार। फिर है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष ये क्या कहलाएगा? इसमें एक हेतु दूसरे हेतु का विरोधाभासी होता है, सत प्रतिपक्ष। फिर है बाधित। इसमें हेतु का विरोध किसी अनुमान द्वारा न होकर किसी अन्य प्रभाव द्वारा होता है। ठीक है, विरोध से हो गया, बाधित आ गया यहाँ पे। हालांकि विरोधाभासी से भी सोच सकते हैं, लेकिन विरोधाभासी का वहां से एक दूसरे का, तो ये सत प्रति पक्ष के अकॉर्डिंग विरोधाभासी। नेक्स्ट है 29, अभिकथन और तर्क। अभिकथन क्या कहता है? अभिकथन कहता है भारतीय दर्शन गहरे रूप से आध्यात्मिक रहा है, बिल्कुल सही है, और इसमें हमेशा ही सत्य की व्यवहारिक सिद्धि की आवश्यकता पर बल दिया गया है, बिल्कुल। फिर क्या है? तर्क कहता है दर्शन शब्द का अभिप्राय दृष्टि या दृष्टि का साधन है जो यथार्थ के प्रत्यक्ष, तत्कालिक एवं अंतः प्रज्ञात्मक दृष्टि का घोतक है तथा इसमें वह साधकत्व भी शामिल है जो इस अनुभूति की ओर ले जाता है। तो बिल्कुल सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। क्या कहते हैं? पहली स्टेटमेंट, भारतीय दर्शन में न्याय ज्ञान के बाह्य वैधता का समर्थक है जिसे परत प्रमाणवाद कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है उत्पत्ति और निर्धारण की दृष्टि से मीमांसा ज्ञान की आत्मनिष्ठ वैधता की समर्थक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और एसक्यूएल निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलेशनल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस के। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किनके बीच इंटरफेस है? ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किनके बीच इंटरफेस है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूजर और कंप्यूटर के। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी हेतु किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी बड़ी छाई हुई है आजकल। क्रिप्टो करेंसी हेतु किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? 1 है इंटरनेट सूचना का सबसे बड़ा आधार है, बिल्कुल है, और यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अंग बन गया है, बिल्कुल आजकल तो। फिर क्या है? HTML एक अधूरा कोड पैकेज है जो प्रयोक्ता द्वारा वेब पेज बनाना संभव बनता है, ये गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में आएगा वेब पेजों, HTML वेब पृष्ठों के लिए मानक मार्कअप भाषा है जो वेब पृष्ठों की सामग्री की संरचना को परिभाषित करती है, इसीलिए कथन जो दूसरा दिया हुआ है ये गलत है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में CPS निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो CPS साइबर फिजिकल सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। ये फुल फॉर्म पूछ ली, साइबर फिजिकल सिस्टम, CPS। नेक्स्ट है साइबर फिजिकल सिस्टम, क्या है नेक्स्ट? 36 क्वेश्चन नंबर है। 36 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन से कन्वेंशन प्रोटोकॉल की उत्पत्ति रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में से हुई? पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित हुआ है। दोबारा पूछ लिया क्वेश्चन। इस सम्मेलन में से निम्नलिखित कन्वेंशन प्रोटोकॉल की उत्पत्ति हुई। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, फिर है जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37।
37 के अकॉर्डिंग क्या है, निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों में शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ए है उद्योग नवाचार अवसंरचना और असमानता में कमी, एंड क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारियां। उद्योग नवाचार और अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्य, फिर है असमानता में कमी, लक्ष्य संख्या 5, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों को उनकी पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 2018 की स्थिति के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। ये भी बार बार आ रहा है क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर सी राइट, पहले डी होगा, फिर बी, फिर ई, सी, ए। इसके अकॉर्डिंग फ्रांस, भारत, जर्मनी, यूएसए और चीन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और 2। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? 1 कहती है शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश एक पूर्वापेक्षा है। सही है। फिर क्या है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा भारत के शहरी क्षेत्रों में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में बार बार होने वाली प्रघटना है। तो ये गलत है, क्योंकि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा भारत के शहरी क्षेत्रों में केवल शीतकाल में ही होने वाली एक प्रघटना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अभिकथन और कारण। अभिकथन है दशकों से लेकर 100 वर्षों के अलग अलग समयांतराल में ग्रीन हाउस गैस के अणु की वैश्विक ताप में वृद्धि करने की क्षमता में काफी अंतर आ सकता है। तो ये सही है। तर्क क्या कहता है फिर? कुछ ग्रीन हाउस गैसों का जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर कार्यकाल दिया हुआ है। तो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड का पर्यावरण में औसत जीवन काल CO2 के जीवन काल को एक मान में नहीं दर्शाया जा सकता, क्योंकि यह गैस नष्ट नहीं होती, यह पर्यावरण में हजारों साल तक रहती है। ठीक है, इसे नहीं मापा जा सकता। मीथेन है 12.4 साल। ठीक है, फिर क्या, नाइट्रस ऑक्साइड यह है 121 साल। फ्लोरीकृत गैसें यह सप्ताह से लेकर हजारों साल तक के लिए हो सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 में शिक्षक शिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो इसके अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेशनल, मतलब कि व्यावसायिक। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कहती है प्राचीन भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय वर्तमान में सभी भारतीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। नहीं, ये गलत है। फिर क्या है ऑप्शन सेकंड, भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्रों में प्रवेश हेतु अपने प्रकार की प्रवेश परीक्षा होती है। ये बिल्कुल सही है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से किन उपलब्धियों के साथ जुड़ी है? उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से किन उपलब्धियों के साथ जुड़ी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाचार और उद्यमिता विकास। नवाचार और उद्यमिता विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय प्रेरक उद्देश्य से अनुप्राणित कौन से बुनियादी मूल्य आत्मपरकता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग सादृश्यता और सार्वभौमिकता। सादृश्यता और सार्वभौमिकता आत्मपरकता स्वपारगमन से संबंधित हैं, जो केंद्रीय परक उद्देश्य से अनुप्रमाणित बुनियादी मूल्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कहता है प्राचीन भारत में साकल्यवादी शिक्षा का उद्देश्य इस संसार में जीवन अथवा विद्यालयी शिक्षा के बाद जीवन की तैयारी करने हेतु ज्ञानार्जन करना ही नहीं था, बल्कि पूर्ण आत्म अनुभूति और मुक्ति हासिल करना था। ठीक है,
फिर है स्टेटमेंट 2, प्राचीन शिक्षा के दौरान बहुलवाद आपसी समझ और शांति साकल्यवादी शिक्षा की नींव तैयार करते हैं। तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को मैं एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये पूरा है। तो इसके अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन है, आप इनको भी देख लेना। इसी के साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, हमारे परिवार का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। और जिनके काम की है वीडियो तो प्लीज़ वो लाइक भी कर देना। थैंक यू।